नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात अयोध्या, ज्ञानवापी और क्या इसके जरिए 2024 की जमीन नापी जा रही है इसकी। दरअसल आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर हो रहे विवाद की। मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे का विरोध हो रहा है। कोर्ट की तरफ से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर का पहले दिन विरोध हुआ तो दूसरे दिन भी मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद थे जो कि उनका विरोध कर रहे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का यह आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है। अब मामला दोबारा से कोर्ट में है और अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है, तब तक सर्वे भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच ज्ञानवापी को सर्वे को लेकर के सियासत भी जोरों पर दिखाई दे रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे को लेकर के कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने यह कहा कि इस पूरे मामले में असल में जो पीछे इस पूरे मामले के हैं वो बीजेपी है और बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि हर पक्ष अपने अपनी तरफ से क्या कुछ कह रहा है और इस पूरे मामले में ओवैसी का भी क्या कुछ कहना है। कमीशन शुरू हुआ, चौथी की रिकॉर्डिंग की गई है, मस्जिद में घुसने से रोका गया, सरकारी आदेश के शासन ने हमें नहीं घुसने दिया। प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर 3 जिम्मेदार है इसके लिए, चाबी मुहैया नहीं कराई गई हमको। उसके बावजूद एक और चीज़ जो मेन है, एक लिस्ट बनाई गई कि वादी और प्रतिवादी की तरफ से इतने इतने लोग मौजूद रहेंगे। अब अंदर जो है, जब हम मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तहखाने में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उस समय सैकड़ों की भीड़ मस्जिद से निकलकर खड़ी हो गई। उसके पास क्या सामान अंदर उपलब्ध है, किस तरह का उनके पास तैयारी है, मलबा है, असला है, हमें कोई किसी प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर था क्या, किस कारण से उन्हें अंदर घुसाया गया। सरकारी आदेश के बावजूद अब 9 तारीख के लिए लगाया गया है, जो इन्होंने कमिश्नर को हटाने की वो लगाई है दरख्वास्त, उसमें 9 की सुनवाई है, 9 मई को न्यायालय में जवाब। हम लोगों ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव किया कि साहब कमिश्नर साहब निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मनमाना कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट के आर्डर के मुताबिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कमिश्नर साहब से हमें निष्पक्ष रिपोर्ट आने की उम्मीद नहीं है। कमिश्नर साहब को बदल के किसी दूसरा वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया और 9 तारीख की तिथि निर्धारित कर दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम कि मेरा जो वोटर मुझे सत्ता में लाया है, मैं जब तक नफरत की राजनीति करते रहूंगा और उनको नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, 50 रुपये क्या आप 1000 रुपये कर दीजिए, वो कबूल कर लेगा उसको। देश के प्रधानमंत्री को मालूम कि मेरा कोई पॉलिटिकल नुकसान होने वाला नहीं है। मैं जब तक नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, वे खिलाते रहे। 50 रुपये बोलेगा मोदी जी, 50 रुपये क्या 1000 रुपये करिए, मगर नफरत की राजनीति मत छोड़िए आप। मुस्लिम पक्ष को आपने सुना और हिंदू पक्ष को भी आपने सुना, लेकिन उन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना। ओवैसी इस पूरे मामले पर कोर्ट के जो फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सर्वे को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि दरअसल इन सब के पीछे बीजेपी है। क्या इसके पीछे राजनीति है और वाकई क्या अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी के जरिए 2024 की जमीन तलाश की जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ गया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, नोएडा से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा मौजूद हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी मेरे साथ हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। अजीज खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और पवन राव जो हैं प्रवक्ता AIMIM के, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पवन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊं उससे पहले अपने सहयोगियों के पास जाता हूं और सबसे पहले वाराणसी अमिताभ आपके पास आ रहा हूं। माहौल क्या है? 2 दिन का सर्वे हुआ, दोनों दिन हंगामा हुआ, कल भी कुछ तरह का आरोप लगाए गए, कहा गया कि हमें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का माहौल क्या है और वहां क्या सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त हम जो
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसे गेट नंबर 4 के पास है। यहाँ से आप मस्जिद की तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से शुक्रवार को दिन सर्वे की टीम यहाँ आई थी, उस दिन वो बाहरी परिसर का उसने रिकॉर्डिंग किया, लेकिन अंदर वो नहीं जा पाए थे। और ये कहा गया था कि शनिवार को जब टीम आएगी तो यहाँ पर अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन शनिवार को भी नहीं हो सका। और उसके बाद यहाँ इस इलाके में काफ़ी यहाँ पे तनाव भी देखा गया था। कल भी तनाव के हालात बने थे और शाम में जब मस्जिद में लोगों को नहीं जाने दिया था नमाज अदा करने, उसके बाद हंगामा भी हुआ था, पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी थी। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए यहाँ स्थिति बिल्कुल समान है। और जो दर्शनार्थी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इस गेट से 4 नंबर गेट से जाने वाले श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं। और लेकिन कल जो हुआ उसको लेके इलाके में ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोगों में नाराज़गी है कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए गेट खुला हुआ है और ये जो आप ग्रिल जो देख रहे हैं उसी वही ग्रिल जो विवादास्पद जो भाग है वही है। और वहाँ पे हम अगर शिलालेख आप अगर देख रहे होंगे तो वही श्रृंगार गौरी का जो शिला जहाँ पे पूजन होता था 1994 के पहले तक, उसके बाद से नहीं हो रहा था, तो ये वो शिलालेख है। और वही वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग में सामने आया था। और उसके बाद आप ये देखिए कि पीछे की तरफ जो तहखाने हैं और जिस तरीके से कल सर्वे की टीम ने बताया कि मस्जिद में काफ़ी तादाद में लोग थे और इस वजह से वो मस्जिद में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनके वकीलों ने बताया, जो वादी पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने बताया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंचे, प्रशासन का उन्हें सहयोग नहीं मिला और सीधा आरोप प्रशासन पे लगा था। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। आप अभी मंदिर से आ रहे दर्शन कर? हाँ भैया आइए, मंदिर से आप दर्शन करके आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल दर्शन कर हमने तो देखा, लेकिन बड़ा दुख होता है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है जो यहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है तो पूरे समाज के लिए सही नहीं है। और जैसा कि इसका नाम ही आप देख सकते हैं ज्ञानवापी, ज्ञान का मतलब ज्ञान था, वापी जो है संस्कृत शब्द है जिसका भ्रंश होता है कुआं, ज्ञान का कुआं जो है। और ऐसे जगह में कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या लगता है कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आदेश का पालन हर आम नागरिक का कर्तव्य है और उसका पालन करना ही पड़ेगा लोगों को। क्योंकि ये देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान की बात करें, कल यहाँ माहौल काफ़ी ये था, काफ़ी पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पे की गई थी क्योंकि हालात बिगड़ने के आसार थे और जो लास्ट समय में हुआ था हुआ भी था। और कल जिस तरीके से ये मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया जो टीम को, उसके बाद अब सारी निगाहें कल टिकी हुई हैं कि कल कोर्ट में इस बात को लेकर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को जवाब देंगे और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उस पर भी कल सुनवाई होनी है। और कल जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, वो भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि उनकी रिपोर्ट पर 10 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन कल उन्हें हटाया जाए या नहीं हटाया जाए इस मामले में कोर्ट ने कल कहा था कि 9 मई को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इस मामले में वो कोई फैसला देंगे। तो फिलहाल सारी निगाहें अब कोर्ट पे टिकी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की अगर हम तस्वीरों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि लोग इस बात से लेकर खासे नाराज दिख रहे थे कि कोर्ट के आदेश का पालन कराने में आखिर प्रशासन क्यों फेल हुआ। यहाँ पे अंदर काफ़ी सुरक्षा इंतजाम होते हैं, गेट पे इतनी चेकिंग होती है और यही वो गेट है जिससे जो अंजुमन जो अंदर मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसमें लोग जाते हैं। तो फिर जब रोक था तो इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि जो वादी या प्रतिदावी की जो संख्या थी वो 28 थी और 28 के अलावा वहाँ किसी के जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके अलावा सिर्फ सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे कैसे नमाजी वहाँ मस्जिद के अंदर इकट्ठा हो गए, इस बात को लेकर भी जवाब होगा। अब सारी निगाहें कल कोर्ट पे देखना है कि कल कोर्ट इस मामले में अपना क्या रुख तय करता है। ठीक है, लेकिन वहां पर इस वक्त तो बड़ा सामान्य सा माहौल नजर आ रहा है। कल मैं देख पा रहा था कि जो वीआईपी गेट है उससे एंट्री हो रही थी, लेकिन अब मेन गेट से भी एंट्री हो पा रही है। राजीव रंजन मेरे साथ नोएडा से मेरे सहयोगी जुड़े हुए। राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कितना बड़ा धार्मिक मुद्दा और कितना सियासी, क्योंकि सियासत भी इसमें कहीं ना कहीं घोलने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई अयोध्या के बाद ज्ञानवापी से अब 2024 की जमीन तलाशी जा रही है? देखिए साहब, 2024 तो अभी बहुत दूर है। मूल बात यह है कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब इस तरह का विवाद सामने आता है तो उससे कुछ सियासी पार्टियों को फ़ायदा, कुछ को नुकसान, कुछ को, सब अपनी उसमें सियासी ज़मीन देखते हैं। मूल बात यह है कि ये जो मसला है ये कोर्ट में गया है, सबको कोर्ट में जाने का अधिकार है, वाद दाखिल करने का अधिकार है। कोर्ट ने एक
निर्देश दिया है, एक कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है, एडवोकेट कमिश्नर बना करके किसी को भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि आप इस पर रिपोर्ट दें। वीडियोग्राफी की जहाँ तक बात है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं ये नहीं कहा कि मस्जिद के अंदर या बैरिकेटिंग के अंदर वीडियोग्राफी होगी, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि बिना उसके सच्चाई सामने या जो पक्ष हमने रखा है बिना उस इलाके उस हिस्से की वीडियोग्राफी के बिना नहीं हो पाएगा। दरअसल ये शुक्रवार को होना था, उस दिन जुमा था, जुमे की नमाज के दिन ये मुश्किल हुआ। फिर दोनों पक्षों की सहमति से ये तय हुआ कि जोहर की नमाज 1 बजे के बाद फिर 5 बजे नमाज होती है, तो उस समय थोड़ा गैप रहेगा, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में वीडियोग्राफी की जा सकती है। लेकिन हुआ ये कि कल जोहर की नमाज के वक्त जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद में आए थे, उन्होंने इस आशंका को देखते हुए वहाँ से वो गए नहीं, और अच्छी खासी उनकी संख्या थी और उनके विरोध प्रदर्शन या विरोध करने की वजह से वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। अब 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट ही ये तय करेगा कि किस हिस्से की वीडियोग्राफी करना है, और स्पष्ट आदेश देगा, जिसको लेकर के अभी दोनों पक्षों में तकरार है। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने के लिए उनकी भूमिका को लेकर मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। इस बीच ओवैसी ने यह मामला, पहला मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये जो मसला 2 दिन से चल रहा है वीडियोग्राफी का, ज्ञानवापी मस्जिद का, उसका श्रृंगार गौरी के मंदिर का, तो पहला कोई सियासी व्यक्ति इस पर बयान देने के लिए आगे आया है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और बस मुश्किल यहीं से शुरू हो जाती है, जब किसी मुकदमे में, जब किसी पक्ष में, जब सियासत अपना कदम रख देती है। सऊद 1948 में अयोध्या की कोतवाली में राम मंदिर का मसला गया, और उसके बाद 1949 से लेकर लगातार, आपको पता है कि निर्मोही अखाड़ा भी एक पक्षकार था राम जन्मभूमि इस विवाद में, अयोध्या विवाद में। तो निर्मोही अखाड़ा और हाशिम अंसारी जो बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे, मैंने उन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि भास्कर दास और हाशिम अंसारी एक ही गाड़ी में बैठ करके लखनऊ हाई कोर्ट की सुनवाई में जाया करते थे। वो नाश्ते का प्रबंध भी भास्कर दास हाशिम अंसारी का किया करते थे। हाशिम अंसारी की माली हालत बहुत खराब थी, तो वो अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे। भास्कर दास निर्मोही अखाड़े के महंत थे और उसने भी दावा कर रखा था उस विवाद पर। लेकिन दोनों एक ही गाड़ी से जाते थे और दोनों के वकील थे, बैठते थे और एक ही लखनऊ हाई कोर्ट में वो अपनी पैरवी करते रहते थे। तनाव और हिंदू मुसलमान तब हुआ जब इसमें सियासत आई, जब राम मंदिर का ताला खुला, जब उस पर आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, फिर इसके बाद हिंदू मुसलमान हुआ। आपको पता ही है, कहने की बात नहीं है कि अयोध्या का विवाद देश में किस तरह की राजनीति को जन्म दे गया, और वो राजनीति अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक इसी तरह से यान प्रभाकर अगर आपके साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो 2019 में राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो ये एक बात बहुत क्लियर कट पूरे देश को एक नियम के तौर, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले में बात कहता है वो एक तरह से नियम बन जाता है। तो वो उसने ये कह रखा है कि इसी राम मंदिर के मुकदमे के बाद अब देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें 1947 में जो 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी वही अब रहेगी। ये 1991 में नियम बना था। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने थे। उसी समय उन्होंने दोनों पक्षों से जो बातचीत के बीच सहमति का रास्ता निकाला था और उसका जो फॉर्मूला बना था उसमें ये बात तय थी कि 1947 का मामला रहेगा। ये उसी समय का एक्ट भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने राम मंदिर के फैसले में भी कहा है। तो ये अभी जिला अदालत का मामला, अभी वीडियोग्राफी हो रही है, अभी उस पर उसका फैसला आएगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अंततः इसमें 1947 वाली बात मुझे लगता है कि प्रिवेल करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ओवैसी के कूदने के बाद अब नए बयानों की आपका इंतजार कीजिए। अब इसमें सियासी मुलम्मा चढ़ेगा तो बात दूर तलक जाएगी। बिल्कुल, और दूर तलक जाती हुई नजर भी आ रही है। और वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे थे, लेकिन अगर वर्शिप एक्ट को लेकर के अगर इस पूरे सर्वे पर किसी को ऐतराज है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सिर्फ बयानबाजी करने से इसका मतलब क्या है? मैं प्रभाकर आपका रुख करना चाह रहा हूं। इस पूरे मामले का अगर हम कानूनी पहलू समझने की कोशिश करें और अगर दर्शकों को आप जल्दी बता भी सके कि पूरा जो विवाद क्या है और अभी ताजा मोड़ 2021 के बाद जो सामने आया है वो क्या है, अगर आप ये रख सकें। सऊद,
ज्ञानवापी को लेकर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो 1991 में दर्ज हुआ था और उस पर भूमि स्वामित्व की मांग की गई थी। वो कहा गया था कि जो मस्जिद है वो मंदिर के ज़मीन पे है, वो मिलना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में हुआ और जैसे मथुरा में दावा किया गया है। लेकिन और उसके बाद से वो मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया, उसमें आदेश हुआ था ASI सर्वे करने का, वो मामला हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट ने उस सर्वे को रोक दिया और अब हाईकोर्ट को उसमें ये तय करना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी चर्चा राजीव रंजन कर रहे थे, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उस ज्ञानवापी पर लागू होता है या नहीं। उसके प्रावधान क्या है कि 15 अगस्त 1947 को देश में अगर कोई मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, यानी कि उसके धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये 1991 में कानून आया था, नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय अयोध्या मामला चूंकि अदालत में था इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया अयोध्या का तो उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के लिए बहुत जरूरी कानून है, सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका सम्मान होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही थी कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रहनी चाहिए। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर एक दूसरी पिटीशन आती है, पिछले साल अगस्त में एक याचिका दायर हुई, कुछ महिलाओं ने याचिका दायर की और उसमें कहा कि श्रृंगार गौरी और बाकी वहाँ पर जो विग्रह हैं उनमें उनको रोजाना नियमित पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। और उसी अर्जी पर यह आदेश हुआ कि वहाँ पर सर्वे कराया जाए। पहले ये अदालत कोई आदेश पारित करने के पहले ये देखना चाहती है, जानना चाहती है कि वहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि अदालत के सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने उस चुनौती को रिजेक्ट कर दिया और अब जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे हो रहा है वो अदालत के आदेश से हो रहा है। सऊद, इस बात को बस समझने की जरूरत है। अगर मैं केवल कानून की बात करूं तो अदालत से ये जो सर्वे का आदेश हुआ है ये निहायत ये कानूनी प्रक्रिया है, सामान्य नजर में एक बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है, अदालत ने कहा है और इसका पालन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इतिहास के उदाहरण से मुस्लिम समुदाय में भय है कि इसी तरह की शुरुआत कुछ अयोध्या में हुई थी, इसी तरह की मुकदमेबाजी कुछ अयोध्या में शुरुआत हुई थी, इसी तरह से वहां पर भी पूजा पाठ करने का अधिकार मांगा गया था और उसका हश्र क्या हुआ है दुनिया ने देखा। तो इस तरह से बनारस के और देश के मुसलमानों में इस तरह का अप्रीहेंशन हो गया है, भय हो गया है कि अब ज्ञानवापी भी खतरे में है और इसीलिए वहां पर सर्वे का विरोध हो रहा है। लेकिन लेकिन हाँ, मैं प्रभाकर आप अपनी बात भी पूरी करें, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में कि एक कंट्राडिक्शन की बात कही जा रही है और ओवैसी भी उसी का जिक्र कर रहे हैं कि जो भी सर्वे हो रहा है वो दरअसल वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसको आप अगर क्लेरिफाई कर पाए, कुछ है क्या ऐसा कंट्राडिक्शन? देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक संरचना का जो चरित्र होगा वही बरकरार रहेगा। तो अब उसमें यह समझना है कि क्या 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का स्वरूप क्या था और उसके समझने के लिए अदालत इस तरह का आदेश दे सकता है कि उसका सर्वे कीजिए। चूंकि इस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 का चरित्र क्या था, तो उस चरित्र को जानने के लिए सर्वे हो सकता है, उस एक्ट के प्रावधान है, उस प्रावधान में ये बात में निहित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सऊद, एक बात और कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इसका सम्मान होना चाहिए और काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रखना चाहिए, उसी में अगर कोर्ट ने यह आदेश दे दिया होता कि अदालतों से जुड़े हुए किसी भी तरह का वाद याचिका को कोई अदालत स्वीकार नहीं करेगी, कोई आदेश पारित नहीं करेगी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के फैसले के साथ ही विवाद खत्म हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पर सुप्रीम कोर्ट से ये चूक हुई। और एक महत्वपूर्ण बात और कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो मामला वहां लंबित है, उस कानून को अवैध बताया गया है और उसे निरस्त करने की मांग भी की गई। ठीक है, तो ये इसके कानूनी पहलू थे, लेकिन इसका अब राजनीतिक पहलू भी जरा हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर सियासत भी डेफिनेटली बात निकली है तो दूर तलक जाती हुई दिखाई दे रही है। और अनिल जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले इस पूरे मामले पर जो सर्वे हो रहा है, पूरी जो सरगर्मी देखने को मिल रही है, उस पर ओवैसी सामने आए, उन्होंने क्या बयान दिया वो भी आपने सुना और यह भी कहा कि जब तक नफरत की पूरी खिलाते रहेंगे तब तक उनको मालूम है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि जो वोटर्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा। क्या वाकई इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी हवा दे रही है? ओवैसी की बात को आप किस तरह रिएक्ट करेंगे उस पर? मेरी सबको राम राम। और सबसे पहले तो हमें एक चीज ये समझ लेनी चाहिए कि भारतवर्ष में जो हिंदू हैं
उनकी आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा भी है। हर बार जब ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया गया, जब से मैं तो कहूंगी कि हिंदुओं को प्रताड़ित ना केवल मुसलमानों ने किया, ना केवल ईसाइयों ने किया, पर नेहरूवियंस यानी कांग्रेसियों ने भी किया, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उनकी अगर आवाज बनती है तो हर हिंदू को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है, आरएसएस से जोड़ दिया जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला हिंदू जो है वो बीजेपी और आरएसएस के अलावा भी उसकी अपनी आइडेंटिटी है। विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं आपको मिलेगा कि एक मंदिर यानी श्रृंगार गौरी जी का जो मंदिर है, वहां पर बड़ी मेहरबानी कर साल में एक बार जो चैत के जो नवरात्रे होते हैं, चतुर्थी को वहां पर महिलाएं जाके दर्शन कर सकती हैं। उसकी 3 दीवारें मस्जिद की हैं और 1 दीवार मंदिर की है। ये लोग कहते हैं कि हम बुत प्रस्ती को नहीं मानते हैं और मंदिर की दीवारें मस्जिद की हैं। ये कौन सा, मैं कहूंगी कौन सा न्याय है यहाँ पर? अगर जैसे शुरुआत में बताया भी गया था कि ज्ञान वापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, लिंग पुराण में मंदिर के दक्षिण वापी यानी ज्ञान वापी के पानी को पीने से मुक्ति मिलती है, और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इसके जल से संध्या वंदन करने से ज्ञान प्राप्त होता है यानी उत्पन्न होता है। ये दोनों पुराणों में ये हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मस्जिद का क्या काम है? यहाँ पर नंदी जी का मुंह देखा है आपने किस तरफ है? अंदर कमेटी किस लिए जा रही थी? रिलीजियस कैरेक्टर को जानने के लिए। कोर्ट का ऑर्डर, ये भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। जहर की खेती, नफरत की खेती कौन उगा रहा है? ओवैसी जैसे नेता। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी इस तरीके की राजनीति की है, ना करेगी, परंतु हाँ, अगर जाति की जाएगी तो उसके लिए आवाज जरूर उठेगी। नरेंद्र मोदी जी का, मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बारंबार ये आप लोग उंगली उठाते हैं कि ये एक रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ काम करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, कोरोना का काल चला है, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी सुविधाएं दी उत्तर प्रदेश के वासियों को, क्या जाति और धर्म देखकर दी हैं? जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो केंद्र की रही है, चाहे वो राज्य की रही है, क्या जाति और धर्म देखकर दी गई है? बारंबार विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? हिसाब की बात होती है तो खड़े हो जाते हैं विक्टिम कार्ड लेकर कि जो हिसाब है वो विक्टिम है और जो भगवा है वो विलियन है। पूरे उदाहरण बता दीजिए। यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है और शताब्दियां लग जाती है। राम जी को अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है, आज की तारीख में शिव जी को अपना मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, ये कहने के लिए ये स्थान हमारा है। ऐसा उदाहरण नहीं, लेकिन अनिला जी, ये बात भी तो तथ्य है ना, ये भी तो एकदम सीधे तथ्यपरक बात है ना कि 1991 का वर्ष पैक्ट है, उसमें स्थिति को क्लियर कर दिया गया है। 1947 से पहले की जो भी स्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी, और अयोध्या का मसला अपवाद था, उस पर भी फैसला आ चुका है, राम मंदिर बन रहा है। अब इसको लेकर के अगर बात आ रही है, और जैसा कि प्रभाकर कह भी रहे हैं कि एक पक्ष के मन में कहीं ना कहीं शंका है कि इसी तरीके से जब मामला कोर्ट में गया, इजाजत मांगी गई, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ऐसा तो क्या इस तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं डिप्टी सीएम ही बार बार मथुरा का भी जिक्र करते हैं, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है कि हाँ ठीक है, अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। क्यों आखिर इंस्टिगेट किया जाता है फिर इन चीजों को? क्यों आखिर इंस्टिगेट का क्या मतलब है? मैंने तो शुरुआत में कहा कि मेरे देश के जो हिंदू हैं उनको मार न केवल मुसलमानों की पड़ी, ना केवल ईसाइयों की पड़ी, पर इन नेहरूवियंस की भी पड़ी। 1991 का वर्शिप एक्ट जो लेकर आ गए, बेसिस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो लेकर आ गए, भाई क्यों लेकर आ गए? हाँ, आप क्यों नहीं तारीख तय करते हैं? जब मोहम्मद गौरी ने आकर यहाँ हमले कर और मंदिर तोड़ने की शुरुआत कर दी थी, तब तारीख क्यों नहीं तय होनी चाहिए? 1947 ही क्यों तय होना चाहिए? 1947 में जब भारत के 2 टुकड़े हो, नहीं, उसमें तो एक सीधी सी बात ये भी हो सकती है ना, इसके पीछे तो रीजन ये भी हो सकता है ना अनिला जी कि आपसी सद्भाव बना रहे, माहौल ना खराब हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां देश ने देखी हैं और दंश झेले हैं। बिल्कुल दंश झेले हैं। ये जो नेहरूवियन माइंडसेट है ना, इसी की वजह से दंश झेले हैं। 1947 में जब भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, किसके आधार पे हुए थे? धर्म के आधार पे हुए थे। 11 अक्टूबर 1947 जिन्ना साहब ने कहा कि ठीक है, धर्म के आधार पर आप ऐसा करते हैं, ना हो, ये आप भी तो चाहेंगे ना। आप मुझे टोक इसलिए रहे हैं, मैं सत्यता बता रही हूँ, मैं टोक नहीं रहा। 11 अक्टूबर 1947 जिन्ना ने कहा कि अब ऐसा है कि धर्म के अनुसार जो बचे हुए लोग हैं अपने अपने देश चले जाएं। 12 अक्टूबर 1947 नेहरू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो मुसलमान है यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि विश्व में जो है हमारी छवि अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, ये उनकी विचारधारा थी, ये सोच थी, पर अब तुष्टिकरण इतना करने लग जाएंगे कि इस देश में जो हिंदुओं का अधिकार था, हिंदुओं की जो अपनी पूजा स्थली थी, उसके बारे में भी आवाज, उसके
बारे में भी आवाज उठा सकते हैं। जब अलविदा नमाज हुई है वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में, उतनी भीड़ नहीं थी। हाँ, जुम्मे की नमाज तो सैकड़ों लोग वहां पर खड़े हो गए, कमेटी को आंसर नहीं करने दे रहे। ये देश इस तरीके से चलेगा कि कोर्ट कुछ कह रहा है वो भी नहीं सुना। ठीक है नीला जी, मैं इस पर जवाब दे लेता हूं। पार्टी करा रही है। ठीक है, पवन राव साहब आप बताइए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है और इसका कानूनी पहलू भी अच्छी तरह से समझा भी दिया प्रभाकर मिश्रा ने, उसके बावजूद आप इस तरह की बात आकर करना, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, नफरत की राजनीति हो रही है। असल में तो आप ही तो उकसा रहे हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई और कोई पॉलिटिकल लीडर सामने नहीं आया, लेकिन आप सामने आ गए, इस तरह की बात कर दी। क्या जरूरत थी? नहीं सऊद साहब, देखिए हम यहाँ पर नफरत की बात नहीं करने आए, हम इस देश के कानून की बात करने आए हैं। अनिला जी ने बहुत सारे जो है स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारे बिंदुओं को रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी और आरएसएस ही नहीं है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया और आरएसएस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया। कांग्रेस ने ही इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया है। यह अनिला जी को समझना चाहिए। नेहरूवियन को जो बात कह रहे हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए नेहरू साहब और कांग्रेस को कि उन्होंने आरएसएस को जन्म दिया और जिसके विचारधारा के आधार पर आप इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, कानून की बात कही अनिला जी ने जो है 1991 का लेकिन जो एक्ट है, सऊद साहब देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं 1991 के एक्ट को लेके अनिला जी ने खारिज किया कि ये एक्ट जो है सही नहीं है। यही हम बताना चाह रहे हैं। इन लोगों की जो मानसिकता है, अनिला जी जिस विचारधारा को फॉलो करती हैं, उनकी मानसिकता है कि इस देश में संविधान का राज ना हो, इस देश में धार्मिक आस्थाओं का राज हो। दूसरी बात, एक बात प्रभाकर साहब ने कही है, प्रभाकर साहब ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस एक्ट के तहत आएगी या नहीं आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पहले इसका जो है पुनरीक्षण करें और 1947 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद थी, क्योंकि उसका स्वरूप क्या था पवन साहब? नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रभाकर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं अनिला जी से, लेकिन पवन जी आप 1947 से पहले वजूद में थी या नहीं उसकी बात नहीं हो रही है, उस वक्त उसका स्वरूप क्या था वहां की बात हो रही है। वो तो सीधे कह रहे हैं उस पर ही तो सर्वे हो रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, प्रभाकर साहब ने एक बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई है। चूक हुई है, किस विषय पर चूक हुई है? 1990 एक्ट, चूक की भी बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने नहीं कही है। ये आप ऑन रिकॉर्ड सुनिए, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से सुना भी है, हम प्रभाकर को भी इसमें शामिल कर लेंगे, प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट से चूक हो गई। ये देश कानून से चलेगा, वो वर्ड यहाँ पर सही नहीं है। कह रहा हूं कि ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट कहा है कि किस आधार पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहां पर सर्वे होना चाहिए, सर्वे किस चीज का सर्वे होना चाहिए, सर्वे किस आधार पर होना चाहिए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे कि 1991 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इस चीज को फॉलो करना चाहिए। एक चीज और मैं कहूंगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, उसको लेकर के क्या गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन पवन साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आप बड़े लॉजिकल पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लॉजिकल पॉइंट्स अपनी बातों में ओवैसी साहब क्यों नहीं रखते? नफरत की राजनीति की बात करते हैं, मुसलमानों को टारगेट किए जाने की बात करते हैं, उन्हें दबाने की बात करते हैं, क्यों उकसा? ऐसा लग रहा है कि क्यों वो एक कम्युनिटी को सीधे सीधे एड्रेस करके उन्हें उकसा रहे हैं। एड्रेस हम उकसा नहीं रहे, हम इस देश को बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, धर्म के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर इतने विषय उठाए गए हैं। ये क्या धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता को फैलाने के लिए नहीं कहे गए हैं? ये हम कह रहे हैं कि इस देश में संविधान का राज है, या जो लोग मनमर्जी से तलवारें उठा लेंगे हिजाब के नाम पर, किन लोगों को अधिकार दिए गए? उन लोगों को, वो जो भीड़ आई थी, क्या किसने अधिकार दिया था कि एक लड़की का तलवारों के साथ और जिस तरह से विरोध किया गया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनको ये अधिकार मिल कहां से रहे? किसका जिक्र कर रहे हैं आप? को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? नहीं, जो सत्यता है इस देश की, हम वो बताना चाह रहे हैं। हम इस देश की सत्यता बताना चाह रहे हैं कि इस देश में अभी जो रंजन साहब ने बहुत अच्छी बात ये तो दोनों तरफ है ना,
दोनों तरफ है ना। दोनों अभी तरफ ताजा नहीं है। उदाहरण आप देख लीजिए किस तरीके से एक हिंदू युवक का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसने एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली, कत्ल का अधिकार दे दिया जाता है उस पर। ठीक है, आपके नेता ने कंडेम किया, मैं मानता हूं। नहीं, कत्ल हम कंडेम करते हैं। दूसरी बात है, आप इसको धर्म के आधार पर मत जोड़िए। ये एक आप ही तो लेकर के आ रहे हैं, आप ही तो इस पूरे सर्वे पर आप कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें धर्म का एंगल लेकर के आ रहे हैं, राजनीति भी ला रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है। मैं आऊंगा पवन साहब मैं आ रहा हूं, वक्त दिया आपके पास, आपको वक्त दिया मैंने। अजीज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रभाकर कुछ अपना सवाल रखना चाह रहे हैं अनिला जी से। प्रभाकर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दो बातें बस कहनी है। एक बात तो ये कि जो कंट्राडिक्शन की बात हो रही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया कि वहां पर सर्वे किया जाए। बेसिकली भले ही वहां जो चरित्र है उसका वो चरित्र बरकरार रहेगा, लेकिन उस चरित्र में ये है कि साल में एक बार इजाजत दी जाती है। तो क्या उस इजाजत को और बढ़ाया जा सकता है? नियमित पूजा पाठ की इजाजत दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ने नहीं रोका है, पहली बात। और अनिला जी से एक मेरा सवाल ये है कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इतना खराब है, उससे देश के हिंदू उनकी धार्मिक मंदिरों से और उनके अतीत के मंदिरों से वंचित किया गया है, या पूजा पाठ के अधिकार पर अगर कुठाराघात है, तो इतने दिन से सरकार आई है, अदालत के फैसले का इंतजार क्यों? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून है, सरकार बहुमत में है, उस कानून को सरकार निरस्त क्यों नहीं कर देती? बस इतनी सी बात है कि सरकार को आगे बढ़कर, ये सरकार के अख्तियार है, सरकारें ऐसा करती आई हैं, सरकार चाहे तो कर सकती है। दिक्कत कहां है अनिला जी? क्यों नहीं सरकार इस पर आगे बढ़कर? अनिला जी, अगर आप बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दे पाए, क्योंकि अजीज भाई के पास भी जाना मुझे जल्दी से। साहब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ईश्वर करे कि जो प्रभाकर जी की इच्छा है वो हर एक हिंदू की इच्छा है आज की तिथि में, भारतवर्ष में। मैं तो कहती हूँ ईश्वर इस इच्छा को जल्द पूर्ण करे, क्योंकि हिंदुओं के साथ जाति तो हुई है। आर्टिकल 14 की दुहाई देते हैं और 80% बदलाव करने जा रहे हैं, इसे निरस्त करने जा रहे हैं। उत्तर ले लीजिए पूरा। आर्टिकल 14 की दुहाई देने वाले जरा सा ये भी देख लिया करें कि मजार से या किसी और से, क्योंकि 1993 में माइनॉरिटी जवाब आ जाए। मैं बहुत देर से आपको आपका पूरा वक्त दिया है। साहब गलत 1 ठीक है, नहीं 14 पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, समय जाया हो रहा है। अजीज भाई के पास अभी मैं जा भी नहीं पाया हूं। जल्दी से अनिला जी जवाब शॉर्ट में रखिए प्लीज। कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल 1991 रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है हिंदुओं के साथ जाति वाला एक्ट है। ओके, जो तलाक को पलट दिया गया था, जो कानून आया था ट्रिपल तलाक और राजीव गांधी अजीज भाई देखिए यहाँ पर, ठीक है अनिला जी, मैं फिर ठीक है आपके पास आऊंगा। आपकी बात आ गई, आपने कह दिया कि ये ज्यादती है, और डेफिनेटली अगर आपका ये एक इसको लेकर के ये एंगल है तो आगे क्या हो सकता है हम समझ सकते हैं। अजीज भाई, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है, धार्मिक एंगल से या फिर सियासी एंगल इसमें ज्यादा है? और अनिला जी तो कह रहे हैं कि 1991 के वर्शिप एक्ट में शायद आने वाले वक्त में इशारा कर रही है कि बदलाव हो सकता है या फिर उसे हटाया जा सकता है। भाई सऊद भाई शुक्रिया, आपने मुझे चलते चलते वक्त दिया। देखिए 2-3 बातें हैं। अभी लगातार मैं सारे पैनलिस्ट की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। 2-3 बातें ये हैं, अभी प्रभाकर जी ने भी बहुत विस्तार से कोर्ट की बात को रखा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए ये मामला कुछ नहीं है, ये मामला सिर्फ क्या है, एक राजनीतिक हवा देने का मसला है और बाकी कुछ नहीं। जब एक कानून आ गया, पार्लियामेंट में कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया अयोध्या मामले में, तो आखिर इतना विवाद क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट जिला अदालत है? पहला सवाल। क्या सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से बड़ा आज बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो बड़े हैं? नहीं। हम जानना चाहते हैं कि आज बीजेपी जो 2 सीटों से उसका जो सफर स्टार्ट हुआ वो 350 तक कैसे पहुंचा? राम के नाम पर पहुंचा। बाबरी मस्जिद के मामले को इस कदर तूल दिया गया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई, यानी उस खेती को वो काट रही है। नहीं तो अगर वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है तो फिर उस पर आगे क्यों ना बढ़ा जाए? सबको लंबा वक्त दिया है सऊद भाई, ये तरीका नहीं। हमें कंप्लीट कर सवाल भी पूछता रहा हूं, जब हम नहीं बात कर पाएंगे तो आप मुझसे सवाल करिए। नहीं प्लीज, चूंकि उसके पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था लचर है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। अब कहीं ना कहीं वो बैकफुटर है, बैकफुट पर है बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में लोग सवाल ना करें तो वो बात तो वही हो गई ना अजीज भाई, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो अरे सऊद भाई, अब आप खुद ही जवाब दे दे रहे तो बात क्या रह गई? आप प्लीज मुझे 20 सेकंड तो कंप्लीट कीजिए। नहीं मैं आपको टाइम दे रहा नहीं है ना। नहीं प्लीज आप सवाल करें, लेकिन बात कंप्लीट होने दें। वो चाहती अगले 100 साल तक
इस देश में बीजेपी से कोई सवाल ना करे और बीजेपी हुकूमत में रहे, लोगों में कत्लेआम हो जाए, भाई को भाई से जुदा करना चाहती है, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा करना चाहती है, वो अमन और शांति की बात नहीं करना चाहती। जब एक अमन और शांति से लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, सारी चीजें बरकरार है, तो आखिर ऐसी स्थिति पैदा करने की क्या जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात, एक वर्षिप एक्ट आ गया। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं अभी जो सर्वे हुआ, जो सर्वे की बात हो रही थी, उसमें इतना हू हल्ला क्यों? जब उसमें कोर्ट का सीधा निर्देश था कि सर मेरी बात सुने कि मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी हो, आर्डर आप देख लीजिए, तो फिर मस्जिद के अंदर जाने की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है विवाद को उत्पन्न करने का। ठीक है आशीष भाई, मैं इस पर फाइनल कमेंट ले लेता हूं। अब राजीव मैं आपके पास आ रहा हूं। अजीज साहब दो बातें कह रहे हैं कि 100 साल तक बीजेपी रहे, वो राज करना चाहती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी तरफ से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर बांटने या तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। देखिए सऊद, एक बार जब अयोध्या विवाद था और उसको जब बहुत सारे चुनाव, बहुत सारी सरकारें आई और गई, बहुत सारी पार्टियां ऊपर गई और नीचे आई, बहुत नेता ऊपर गए और नीचे आए, तो एक बार लगता था कि इस पर एक बार फैसला आ जाएगा तो फिर देश में इस तरह की बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके फैसला आने के बाद ये बातें और तेजी से बढ़ रही हैं, यही दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, एक परसेप्शन की बात होती है। पिछले 2-3 साल के घटनाक्रम को अगर आप देखते चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो देश के मुसलमानों को निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन कहीं भी इस पूरे के पूरे फैसला आने के बाद पूरे देश में मेरी बात को सब लोग सहमत होंगे कि पूरे देश में इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार किया। और इस तरह की जब चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं उस पक्ष को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ करके उनके खिलाफ लगातार, पहले बाबरी मस्जिद हुआ, फिर अजान का मसला हुआ, लाउड स्पीकर धीरे कराया गया, अब ज्ञान वापी, या कभी डिप्टी सीएम का मथुरा की बात करते हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, कभी दिवाली रमजान की बात होती है, तो एक मन में बात आती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके मन में आने की वजह से आप अदालत की कार्रवाई में कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे। ये कोर्ट का केस है, कोर्ट का कानून चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी को मैं रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा और आप भीड़ और नारे के बल लगातार पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। रोकें। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये हो कि इसमें सियासत कहीं ना हो और सियासत इससे दूर ही रहे। अनिला जी, अजीज भाई और पवन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजीव आपका भी, प्रभाकर आपका भी और अमिताभ आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चला है। आज फिलहाल ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।